सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है समकालीन दुनिया में सुरक्षा। इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा भी दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उसको देख लीजिए, देन आप इसको देखिए, ताकि आपको इसे देखने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका फर्स्ट टॉपिक है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। ओके, देखो, पारंपरिक तरीके में आप पिछली बार जान चुके हैं कि इसमें आते हैं सैन्य खतरे। ठीक है, बाहरी देश से जो हमें खतरे होते हैं। ओके, तो देखो, आक्रमणकारी देश से सुरक्षा के लिए सुरक्षा के निम्नलिखित पारंपरिक तरीके। देखो, जो हमारे ऊपर जो कोई बाहरी खतरा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला कर देता है, तो उस कंडीशन में ऐसे कौन से पारंपरिक तरीके हैं जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला तो आपका तरीका आ जाता है, पारंपरिक तरीका, कि न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार। ठीक है, न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार, ये आपका पहला तरीका है, पारंपरिक है जो कि, ठीक है। यह परंपरा या फिर अवधारणा कह लो, यह कहती है कि युद्ध केवल तभी करना चाहिए जब युद्ध की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। देखो, ये जो तरीका है ना, ये जो पारंपरिक तरीका है सुरक्षा का, जिसका नाम है न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार। देखो, ये चीज क्या कहती है कि युद्ध ना केवल तभी करना चाहिए जब युद्ध की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि छोटी-छोटी बात पे युद्ध करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? छोटी-मोटी बात पर युद्ध नहीं करना, युद्ध तभी करना है जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, ओके? और फिर क्या कहती है ये अवधारणा, कि हथियारों का प्रयोग भी अधिक आवश्यकता पर व सीमित रूप से करना चाहिए, ठीक है? जो हथियारों का उपयोग है ना, उसको भी तभी करो जब ज़्यादा ज़रूरी हो। और कैसे करना उपयोग, ऐसे नहीं कि परमाणु डाल दो किसी देश पर और उसको बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि हथियारों का यूज बहुत ही लिमिटेड रूप में करना है और अपनी केवल आत्मरक्षा के लिए करना है। ऐसा नहीं करना अपनी आत्मरक्षा का बहाना दे दो और फिर कह दो कि हमने तो परमाणु इसलिए डाला था इसके ऊपर कि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। नहीं, ऐसा नहीं करना। केवल अपनी आत्मरक्षा करनी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही हथियारों का प्रयोग करना है, और वो भी लिमिटेड रूप में। ओके, फिर क्या कहता है ये, कि आत्मसमर्पण किए देश या व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करना चाहिए तथा साथ ही साथ उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी हमें आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। देखो, ये क्या कह रही है ना, ये अवधारणा, न्याय युद्ध की परंपरा वाली अवधारणा, ये कहती है कि आत्मसमर्पण अगर किसी देश ने कर दिया या फिर किसी व्यक्ति ने कर दिया, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर हमें हमला नहीं करना है। जब भाई उसने सरेंडर कर दिया, तो क्या आप फांसी पे लटकाओगे उसको? सरेंडर कर तो दिया उसने, तो तब उस पर आक्रमण नहीं करना ऐसी कंडीशन में। और हमें शक्ति का केवल उतना ही यूज हमें करना है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन केवल हमें उतना ही करना है जितनी हमारी आत्मरक्षा हो सके। इतना ज़्यादा प्रदर्शन हमें अपनी शक्ति का नहीं करना कि अगले देश को तुम तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। ओके, तो ये थी आपकी न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार। मीन्स, देखो, नाम का आपको मैं मतलब बताऊं कि भैया हमें न्याय संगत युद्ध करना है, ठीक है? जो न्याय के दृष्टिकोण से उचित है, हमें इसी ही तरह का युद्ध करना है। ऐसा युद्ध नहीं करना कि अगले को हम बर्बाद कर दें। तो न्याय संगत युद्ध हमको करना है। ये पारंपरिक तरीका था एक। और फिर दूसरा पारंपरिक तरीका है निःशस्त्रीकरण। देखो, एक तो वर्ड होता है शस्त्रीकरण, उसका मतलब क्या होता है, शस्त्रों को इकट्ठा करना, ठीक है, वो हो गया आपका शस्त्रीकरण। अब ये लिखा है आपका निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, हथियारों की होड़ पर रोक लगाना। तो हथियारों की होड़ पर रोक लगाने के लिए ना दो संधियां की गई थी, ठीक है। जैविक व रासायनिक हथियार को रखने तथा उनको प्रतिबंधित करने के लिए दो संधियां की गई थी, ठीक है, दो संधियां की गई थी।
हथियारों की होड़ पर रोक लगाने के लिए। कौन कौन सी? जैविक हथियार संधि, ठीक है, जो कि की गई थी 1972 में। इस पर 155 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और एक थी ये रासायनिक हथियार संधि, और ये हुई थी 1992 में। इस पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। देखो, निःशस्त्रीकरण का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि हथियारों की होड़ पर रोक लगाना, राइट। तो इसको करने के लिए, हथियारों की होड़ पर रोक लगाने के लिए ना, दो संधि की गई थी। एक संधि थी जैविक हथियार संधि, एक संधि थी रासायनिक हथियार संधि, ठीक है। पहले की गई थी जैविक संधि, फिर रासायनिक वाली, ठीक है। तो इन संधि के तहत क्या कहा गया था कि देखो, कोई भी देश अब रासायनिक या फिर जैविक हथियार का आविष्कार नहीं करेगा और ना ही अपने देश में रखेगा। 1972 से पहले जिन्होंने रख लिया, जिन्होंने आविष्कार कर लिया, उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन उनको वो यूज नहीं करेंगे। और आगे 1972 के बाद से और 1992 के बाद से अब कोई भी देश जैविक हथियार और रासायनिक हथियारों का आविष्कार नहीं करेगा और ना ही वो उन्हें इकट्ठा करेगा। तो इन संधियों के तहत ये कहा गया था। ये क्यों कराई गई थी ये संधि? निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए, ताकि विश्व में शांति कायम रहे। तो ये भी एक पारंपरिक तरीका था, ठीक है। थर्ड तरीका आपका आ गया अस्त्र नियंत्रण, ठीक है। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जिसको इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एबीएम, ओके, ये हुई थी, जो कि 1972 में हुई थी। अब ये संधि भाई क्यों हुई थी? ये संधि हुई थी शीत युद्ध के दौरान, ठीक है। जब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जब शीत युद्ध चल रहा था ना, तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें बना ली थी और उसको इकट्ठा वो कर रहे थे, ठीक है। तो वो उन मिसाइलों को एक दूसरे पर यूज ना कर दें, तो इसलिए ये संधि हुई थी। अब भैया वो देखो, सोवियत संघ एक दूसरे पर वो यूज कर देते, ठीक है, तो क्या सिर्फ अमेरिका और उसका सोवियत संघ का ही नुकसान होता? एक तो उनकी जनता का तो होता ही होता, आसपास भी नुकसान उसका होता। तो वो उसका यूज ना कर सके, इसलिए हुई थी। देखो, ये लिखा, यह 1972 में इसलिए हुई थी क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध चल रहा था तथा इन दोनों ने मिसाइलों का निर्माण कर लिया था। तो कहीं ये मिसाइलों का प्रयोग ना कर दें, इसलिए ये संधि की गई थी। और इस संधि के तहत ये भी कहा गया था कि ये जो इनकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ना, अमेरिका की और सोवियत संघ की, इसका यूज केवल विश्व का और देश का सुरक्षा करने के लिए ही किया जाएगा। फालतू में इनका यूज नहीं किया जाएगा, एक दूसरे को तबाह करने के लिए इनका यूज नहीं किया जाएगा। तो ये एक संधि थी, और ये भी एक पारंपरिक तरीका था अस्त्र नियंत्रण का, ठीक है। अस्त्रों का नियंत्रण कर दो, उन पे रोक लगा दो, ठीक है। और फिर चौथा तरीका आपका आ जाता है विश्वास बहाली के उपाय, ठीक है। एक दूसरे देशों को आपस में विश्वास कायम करना चाहिए। इसमें क्या है इस वाले तरीके में? इसमें ये कहते हैं कि देखो भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है, सब देश एक दूसरे को आपस में कहे, अरे हम तो भाई भाई हैं भाई, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, मेरे पे विश्वास तो कर भाई, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे को विश्वास वो दिलाए कि हम भाई तेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो विश्वास कायम किया जाए, तो युद्ध की स्थितियां जो है वो कम हो जाएंगी, युद्ध के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाएंगे, ठीक है। तो ये थे पारंपरिक तरीके जिनसे सुरक्षा की जाती है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, ठीक है। वो थी पारंपरिक, ये थी अपारंपरिक, ठीक है। उसमें क्या, पारंपरिक में क्या है, उसमें सैन्य खतरे या फिर कह लो कि बाहरी खतरे शामिल किए जाते हैं। इसमें सैन्य खतरे के साथ साथ और भी खतरे इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। देखो, अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सैन्य खतरों के साथ साथ देश के आंतरिक खतरों से भी सुरक्षा के ऊपर बल दिया जाता है, ठीक है। सैन्य खतरे पर तो इस पर बल दिया ही जाता है, वो कहते हैं हाँ चलो भाई ये भी खतरा है, ये भी खतरा है, सैन्य खतरा भी एक खतरा है, लेकिन और भी तो खतरे हैं भाई। गृह युद्ध हो गया, आतंकवाद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, हिंसा हो गई, कोई महामारी हो गई, ये सब भी तो खतरे हैं। तो इसके ऊपर भी फोकस करो,
ये अब अपारंपरिक धारणा बोलती है ये बात, ठीक है। इसमें सैन्य खतरों के साथ-साथ मानव जीवन को नुकसान पहुँचाने वाले खतरों को शामिल किया जाता है, ठीक है। सैन्य खतरों को तो इसमें शामिल करते ही करते हैं। इस धारणा का कहना है कि भई उससे तो हमें अपनी सुरक्षा करनी ही चाहिए, सैन्य खतरों से तो हमें सुरक्षा करनी ही चाहिए, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन भैया जो मानव जीवन है, उसको नुकसान पहुँचाने वाले खतरे जो हैं, उनसे भी हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए ये जो धारणा है ना, अपारंपरिक धारणा, ये थोड़ी व्यापक है, ठीक है? ये ब्रॉड ब्रॉड है ये धारणा। ठीक है? जबकि वो क्या है? वो नैरो धारणा है, ठीक है? वो संकुचित धारणा है, पारंपरिक। अपारंपरिक धारणा व्यापक है, वो संकुचित है। ओके? इसमें राज्य के साथ-साथ समस्त मानवता की सुरक्षा पर बल दिया जाता है, इसलिए इसे मानवता की सुरक्षा या फिर विश्व सुरक्षा भी कहते हैं। इसमें जो है राज्य के साथ-साथ समस्त मानवता की सुरक्षा पर बल दिया जाता है। तो इसलिए इस वाली धारणा को ना, ये जो अपारंपरिक धारणा है, इसको मानवता की सुरक्षा या फिर विश्व रक्षा भी कहा जाता है। ओके, इसमें खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र के साथ साथ कोई अन्य भी हो सकता है, ठीक है। कोई और विदेशी राष्ट्र तो हो ही सकता है, आस पड़ोस के देश या फिर कोई अन्य भी विदेशी राष्ट्र देश हो सकते हैं कि हाँ भाई वो तो हम पे हमला कर ही सकते हैं इस धारणा के अकॉर्डिंग। लेकिन भैया और भी खतरे हैं जिनसे हमें खतरा है, लाइक वैश्विक ताप वृद्धि मीन्स ग्लोबल वार्मिंग, बर्ड फ्लू, अकाल, आतंकवाद, हिंसा, कोरोना, गरीबी, असमानता, एड्स, शरणार्थियों की समस्या एटसेट्रा, ठीक है। इस धारणा का कहना है कि भैया ये सब भी खतरे जो है, ये भी खतरनाक है, इनसे भी काफी नुकसान होता है मानवता को, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ब्रॉड लेवल की ये धारणा है, जबकि वो नैरो लेवल की धारणा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, इस प्रकार सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के निम्नलिखित दो पक्ष हो गए, ठीक है। जो ये अपारंपरिक धारणा है ना, ये दो पक्षों में विभाजित हो जाती है। एक तो मानवता की सुरक्षा, ठीक है, वो कैसे? इसमें मानव या व्यक्ति की रक्षा पर बल दिया जाता है। भाई इसमें कहा जाता है मानवता की सुरक्षा वाले पक्ष में कि जो हमारे देश के जो राष्ट्र के लोग हैं, इनकी हमें जो है सुरक्षा करनी चाहिए, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ओके, और इसमें कौन से आते हैं? इसमें खतरे आते हैं आपके अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा। आप जानते हैं कि अकाल में लोग भूखे प्यासे मरते हैं, तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है, राइट? फिर आपका आ जाता है महामारी। देखो महामारी, जैसे कि कोरोना, है ना? कोरोना में आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा लोग मारे गए, ठीक है? देश के, विदेश के, पूरे विश्व में ही कितने सारे लोग मारे गए, ठीक है? प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप वगैरह-वगैरह आ जाते हैं, तो इन सब से भी एकदम से एक ही झटके में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है? तो इसमें इनको शामिल किया जाता है। फिर दूसरा पक्ष क्या आ जाता है आपका? विश्व सुरक्षा, ठीक है? विश्व सुरक्षा आपका दूसरा पक्ष आ जाता है। इसमें ना ये जो भी ये पक्ष है, ये पक्ष किसी राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता, इसमें पूरे विश्व के लोगों की बात करी जाती है, ठीक है? कि पूरे विश्व के ही लोगों की हमें सुरक्षा करनी है। जैसे कि देखो विश्व सुरक्षा की धारणा का विकास 1990 के दशक से प्रारंभ हुआ था। विश्व सुरक्षा की ये जो धारणा है ना, इसका विकास कब से शुरू हुआ? 1990 से, कि भैया हाँ, पूरे विश्व जो है एक परिवार है, पूरे विश्व के लोगों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, ऐसे करके इसका विकास हुआ। इसके अंतर्गत वैश्विक स्तर के खतरे आते हैं, ठीक है? विश्व सुरक्षा का जो पक्ष है, इसके अंतर्गत वैश्विक स्तर के खतरे आते हैं। वैश्विक स्तर के खतरे कौन से हो गए? वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या कोई एक क्षेत्र तक सीमित है? नहीं ना, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे, ओके? जलवायु परिवर्तन मीन्स, ओके? अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, ठीक है? आतंकवाद से पूरा विश्व आज परेशान है। एड्स एड्स भी कोई एक ऐसे क्षेत्र में ही फैल के नहीं रह गया। बर्ड फ्लू, कोरोना, ये सब कोई एक क्षेत्र विशेष में थोड़ी फैले थे।
पूरे विश्व में फैले थे, पूरा विश्व इससे जूझ रहा था। तो ये वैश्विक जो स्तर के खतरे हैं, इसको इनमें शामिल किया जाता है विश्व सुरक्षा वाले पक्ष में, ठीक है? तो ये जो समस्या मैंने आपको बोली ना अभी, ग्लोबल वार्मिंग, अ, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू, कोरोना, तो इन समस्याओं की प्राकृतिक वैश्विक है, ठीक है? इनका नेचर कैसा है? इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है? तो ये इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। जो ये खतरे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो गया, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, कोरोना हो गया, तो ये जो खतरे हैं ना, अब कोई देश सोचे कि मैं पूरे विश्व से आतंकवाद खत्म कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। पूरे देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके इन खतरों से निपटा जा सकता है, ठीक है? ऐसे एक आध कोई सोचेगा तो नहीं निपटा जाएगा इन खतरों से, ठीक है? कोरोना में भी कोई एक देश नहीं इससे जीत पाया, पूरा विश्व जब साथ एक छत के नीचे आके उसने सहयोग करा एक दूसरे को, तब जाके हम कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से हम लड़ पाए। ओके, तो आज के पार्ट में केवल इतना ही। इस पार्ट में आपको कोई भी समस्या हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर बाद में भी सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए या फिर आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं वहाँ पर। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।